हाँ जी, तो चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। ये लास्ट चैप्टर है एनआईएसएम 8 का। अगर आपने अभी तक सारे के सारे वीडियोस देखे हैं तो थैंक यू सो मच। एंड मैं आप लोगों के सामने ये चैप्टर लेके आया हूँ। मेरी उम्मीद है कि आप लोग इसको लास्ट तक ज़रूर देखोगे। चैप्टर थ्योरेटिकल है लेकिन उसको प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे। जो चीज़ें टाइम लगाने की उनमें टाइम लगाएंगे, जिनको जल्दी आगे बढ़ा सकते हैं उनको जल्दी आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, समझिए। ये तो चलो सब पता ही है। फाइनेंशियल सेक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी, स्टेबल मार्केट रियल इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनको सस्टेनेबल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। मतलब जेन्युइन फाइनेंशियल सर्विसेज जो लंबे समय तक टिक सके, अच्छी एडवाइस देना चाहिए, एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस रहना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच रहना चाहिए, कस्टमर की सेवा का भाव रहना चाहिए, हालांकि कोई देता नहीं है बट फिर भी। ठीक है, इन्वेस्टर्स को किन चीजों से सावधान रहना चाहिए? इन्वेस्टर्स को रहना चाहिए कि वो हाई रिटर्न रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट जैसी स्कीम्स में ना फंस जाएं। ठीक है, गारंटीड 13% रिटर्न, गारंटीड प्लेसमेंट, वो काम नहीं। ठीक है, इन्वेस्टर एडवाइजर सर्विसेज जो है, ठीक है, उन्हें दे शुड एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट। ठीक है, और इन्वेस्टर का ड्यूटी बनता है कि वो रिव्यू करते रहे अपने स्टेटमेंट्स और प्लान्स को रेगुलरली। ठीक है, सिर्फ आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को मीट नहीं करता, अपने रिस्क प्रोफाइल को मीट नहीं करता है, ठीक है, तो उसके प्रति अपने को और ज्यादा सजग सावधान रहना है। एक्सेसिव ट्रेडिंग नहीं करनी है क्योंकि इससे कमीशन ही जनरेट होती है ब्रोकर के लिए, आपका तो नुकसान ही है। अगर ब्रोकर बार बार आपको आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बाय सेल बोल रहा है करने के लिए, तो ठीक है। इन्वेस्टर्स सेमिनार्स में अगर कोई जाते हैं, ठीक है, तो कई बार एडवाइजर्स जो होते हैं वो इन्वेस्टर सेमिनार्स होते हैं ना, अवेयरनेस वर्कशॉप्स वगैरह होते हैं, उसमें कई बार एडवाइजर जबरदस्ती अनसूटेबल प्रोडक्ट्स को पिच कर देते हैं। फोमो में अवॉइड करना चाहिए, शुड अवॉइड फोमो। फोमो को अवॉइड करना चाहिए आपको। ठीक है, देखो क्या हो गया, सेल्स तो अब हर चीज का इंटीग्रल पार्ट बन गया है। फॉर एवरीथिंग देर इज सेल्स, हर चीज में सेल्स है। लेकिन एथिक्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। हम लोग जो काम कर रहे हैं आपको समझना पड़ेगा, उसमें रेप्यूटेशन, अगर हम कैपिटल मार्केट्स में है तो उसमें रेप्यूटेशन। ठीक है, अगर आप फ्यूचर में, क्योंकि क्या ना, इट्स अ बिजनेस ऑफ ट्रस्ट, कोई पैसा नहीं लगाएगा आपके ऊपर। ठीक है, तो एक तो रेप्यूटेशन होनी चाहिए, दूसरा आप कंप्लायंस करो हर चीज का। कंप्लायंस कॉस्ट इज द बिगेस्ट कॉस्ट वन कैन हैव। अच्छा, जब फ्यूचर में आप मान लीजिए क्लाइंट को सर्विस करेंगे, है ना, एज ए एडवाइजर, तो और क्लाइंट के भी क्या राइट्स हैं जब कॉल होता है, ठीक है, एडवाइजरी कॉल जाता है, तो क्लाइंट को सिर्फ सुबह, आई वुड चेंज, या सुबह 9 से रात 8 बजे तक ही कॉल करा जा सकता है। इन टाइम के अलावा कॉल करा जा सकता है अगर वो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है तो। ठीक है, जैसे ही आप कॉल करो, गोल गोल बातें मत घुमाओ, सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करो, बताओ कि सर दिस इज रमेश कॉलिंग फ्रॉम HDFC बैंक। ठीक है, और इमीडिएटली अपना पर्पस बताओ, सबसे पहली चीज वही होनी चाहिए। ठीक है, कस्टमर के पर्सनल सर्कमस्टांसेस को रिस्पेक्ट करो। वो बोल रहा है भैया मैं गाड़ी चला रहा हूँ, 2 मिनट बाद फोन लगाना, कल फोन लगाना, आज मीटिंग, बोले सर 2 मिनट सुन लीजिए, बस 2 मिनट में आपका क्या जाएगा। ठीक है, एंड डिस्कशन इमीडिएटली, अगर रिक्वेस्ट करता है कस्टमर तो, कि कैन वी प्लीज और आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इमीडिएटली कट द कॉल। ठीक है, सीज कॉन्टैक्ट अगर कस्टमर ने इंडिकेट किया है तो, मतलब DND पे डाल दो, डू नॉट डिस्टर्ब पे। अगर कस्टमर आपसे कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है तो हमेशा दीजिए, हमेशा मेंटेन करिए अपने रिकॉर्ड, ये तो करती हैं, सारी कंपनीज करती हैं, ऑलवेज बी कर्टियस प्रोफेशनल, सब चीजें समझिए। एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब भी आप आदमी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनता है, ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आप क्लाइंट की रिस्क प्रोफाइलिंग को समझिए। ठीक है, कि क्लाइंट की रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है। मतलब आप क्लाइंट को, हर क्लाइंट को आप स्मॉल कैप नहीं बेच सकते, हर क्लाइंट को आप लार्ज कैप नहीं बेच सकते। ठीक है, आपको बेसिक लेवल पे रिस्क प्रोफाइलिंग समझनी पड़ेगी क्लाइंट की। जैसे देखिए, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, इसमें क्या होता है, डेफिनेट इंटरेस्ट रेट है, बताया हुआ इंटरेस्ट रेट कितना है, दैट इज द रीजन व्हाई इट हैज द मिनिमल रिस्क ऑफ नॉट गेटिंग डिजायर्ड रिटर्न। भाई रिस्क का मतलब क्या है, रिस्क का मतलब है द चांस ऑफ लूजिंग कैपिटल, नॉट ओनली द चांस ऑफ लूजिंग कैपिटल बट ऑल्सो नॉट अचीविंग द डिजायर्ड रिटर्न, दोनों ही रिस्क हैं। ये आपने 1 लाख रुपए लगाया, आपने ये सोच के लगाया था कि 12% रिटर्न जनरेट करेगा, तो अब इसमें दो रिस्क हैं।
एक रिस्क तो ये है कि 12% से कम रिटर्न जनरेट करे, और दूसरा रिस्क ये है कि 1 लाख रुपया मेरे को वापस ही ना मिले, डूब जाए पूरी तरीके से। ठीक है। और मार्केट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। मार्केट ओरिएंटेड मतलब स्टॉक मार्केट ओरिएंटेड। यहां पर रिस्क होता है कि आप जो सोच रहे हो वो रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। हायर रिस्क शुड ऑलवेज कोरिलेट विद पोटेंशियल हायर रिटर्न, ये तो अपन ने सीखा हुआ है पहले ही। ठीक है। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। रिस्क एवर्स इन्वेस्टर जो होते हैं उनकी उनकी टेंडेंसी ऐसी होती है, रिस्क हायर है तो पोटेंशियल रिटर्न भी हायर होना चाहिए। अगर कोई रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है, समझ रहे हो, जिसको रिस्क, समझना, जो रिस्क को लेने से थोड़ा सा घबरा जाएगा, ठीक है, जिसको अपने रिस्क के हिसाब से रिटर्न चाहिए, उसके लिए सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट। और जो लेस रिस्क एवर्स है, जिनको परवाह नहीं है रिस्क की, हाई एक्सपोजर इक्विटी इन रिस्क इन्वेस्टमेंट्स, लाइक दूसरे रिस्क इन्वेस्टमेंट्स कौन से हो जाते हैं, वेंचर कैपिटल हो गया, एंजल इन्वेस्टिंग हो गया, बट अगेन इट इज नॉट पार्ट ऑफ इक्विटी मार्केट्स, तो कवर्ड नहीं है यहाँ पर। ठीक है। हमें क्यों जरूरत है, व्हाट इज द नीड टू अंडरस्टैंड द रिस्क टॉलरेंस, क्या जरूरत है रिस्क टॉलरेंस समझने की, समझना, क्यों जरूरत है, फॉर अचीविंग द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि हम, मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरे को, मेरा, यार एक 60 ईयर के आदमी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप पूरा पैसा अपना क्रिप्टो में लगा दो। थोड़ा भी क्यों लगा रहे हो भाई, थोड़ा भी क्यों लगा रहे हो, एक्सेप्टिंग स्मॉलर एंड सर्टन रिटर्न ओवर लार्ज एंड अनसर्टन प्रॉफिट। ठीक है। छोटा 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 रिटर्न लंबे समय तक कमाओ, वॉरेन बफेट अप्रोच, राइट। द फास्टेस्ट वे ऑफ बिकमिंग रिच इन स्टॉक मार्केट इज टू ग्रो स्लो। इवैल्यूएटिंग सेल्फ वर्थ एंड सेटिस्फैक्शन विद फाइनेंशियल सिचुएशन, आप अपने आप को देखिए कि आपको, आपकी वर्थ कितनी है। ठीक है। व्हाट इज योर इंडिविजुअल वर्थ, और आपके फाइनेंशियल सिचुएशंस अभी इस समय कैसे चल रहे हैं। आइडेंटिफाई करो अपनी पर्सनल कंफर्ट जोन्स क्या है, कितना रुपए का खर्चा कर सकते हो आप। ठीक है। आपके पोटेंशियल लॉसेस क्या हो सकते हैं फ्यूचर में, कहां पर बड़ा खर्चा हो सकता है, कहां से बड़ा पैसा आएगा। हमेशा रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बनाओ। मैं 2,000 रुपए महीने की एसआईपी स्टार्ट करता हूं सर, 100 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो आप। 2,000 मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं नहीं बन सकता, बट भाई 70 साल लगेंगे, 100 साल लगेंगे। समझ रहे हो, यू नेवर नो। ठीक है। कम्युनिकेट द रिस्क एटीट्यूड इफेक्टिवली, मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, ठीक है, अब ये क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, उसको समझाया जा रहा है कि आप अपना रिस्क, जो भी आपका रिस्क टॉलरेंस है, उसका एकदम क्लियर कट कम्युनिकेशन दो सामने वाले को। ठीक है। ये इंश्योर करना है कि इन्वेस्टर जो है वो फाइनेंशियल रिस्क और कॉन्सेप्ट को जान गया है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। एक्यूरेटली प्रोफाइलिंग इन्वेस्टर्स का रिस्क टॉलरेंस, की रिस्क सहने की क्षमता कितनी है। अगर मार्केट 2-3% जब भी गिर जाता है उनका कॉल आ जाता है, समझ में आ रहा है ना, दैट बंदे में ज्यादा रिस्क कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है। अवॉइड वन साइज फिट ऑल इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ऐसा नहीं कि आपने एक स्टॉक बताया और सबको वही चिप दिया, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए बात हो रही है। ठीक है। बहुत सारे पैरामीटर्स है जिनके हिसाब से रिस्क टॉलरेंस डिसाइड होता है, लाइक फॉर एग्जांपल एज क्या है, छोटी उम्र का आदमी है रिस्क टॉलरेंस ज्यादा है, मिड एज का है रिस्क टॉलरेंस मीडियम है। ठीक है। पर्सनल एंड फैमिली इनकम कितनी है, पुराने जमींदार लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है, किसी भी एज का वो रिस्क ले लेगा। ठीक है। डिपेंडेंट है कि नहीं है, समझ रहे हो, वाइफ भी कमा रही है, हस्बैंड वाइफ है। ठीक है। नो किड डबल इनकम, डिंक डबल इनकम नो किड वाली अप्रोच पे चल रहे हैं, तो डिपेंडेंट है नहीं। ऑक्यूपेशन क्या है, समझना, बैंक में कैशियर है, बैंक का मैनेजर है, या फिर कोई बड़ा आदमी है। ठीक है। मैरिटल स्टेटस क्या है, एजुकेशन क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, ये सब चीजों पे फर्क पड़ता है। फिर फाइनेंशियल एडवाइजर्स को ये भी जानना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट का पीरियड और इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अब बात होती है रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स की। देखो क्या होता है ना, हर जगहों पर रिस्क को डिस्क्लोज किया जाता है, हर जगहों पर। सेबी आपको बताता ही बताता है कि आपको ये सब डिस्क्लोजर्स देने हैं। ठीक है। आपको ये चीज, जैसे आपने कभी अगर ध्यान दिया हो तो आपने क्या ये देखा है कि वो, जब भी आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पर एक ऐसा मीटर लगा रहता है, हाई रिस्क या लो रिस्क का। हाँ, वो सेबी ने डंडा किया उसके बाद लगा है। तो इक्विटीज के लिए बात करते हैं। देखो इक्विटी एज एन असेट क्लास है ना, बहुत ही वोलेटाइल होती है, अपने को सब पता है।
ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल मार्केट्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म में तो वो रिस्की बना ही देते हैं स्टॉक को, अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन द मार्केट, अगर आप थोड़े टाइम के लिए पैसा लगा के खेल रहे हो तो पर्पस क्या होता है रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट का? पर्पस होता है ये बताना कि भाई रिस्क के अंदर ट्रेडिंग इन्वॉल्व है ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ब्रोकर एंड क्लाइंट क्या है, कि आपकी क्या ड्यूटी है, हमारी क्या ड्यूटी है। अब किसी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की वेबसाइट पे जाके देख लो, ब्रोकर्स की वेबसाइट पे जाके देख लो, आपको ये रिस्क मिल जाएगी। ठीक है, इक्विटी डेरिवेटिव्स में क्या रिस्क है? इक्विटी डेरिवेटिव्स में रिस्क, इक्विटी डेरिवेटिव्स मतलब पूरा डेरिवेटिव ही समझ रहे हैं, दो तीन तरह की रिस्क है सर। नंबर वन, देयर इज अ मार्केट रिस्क। मार्केट मतलब कि मैंने अगर पुट लिया है तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, मेरे अगेंस्ट चला जाएगा, उसके कारण मेरे को लॉस हो सकता है। सेकंड, मेरी लिक्विडिटी पोजीशन, मैंने बाय तो कर लिया लेकिन अब मैं एग्जिट नहीं कर पा रहा हूं जब मुझे लॉस हो रहा है, क्यों? क्योंकि कोई बायर ही नहीं खड़ा है सामने, तो मेरे को डिफिकल्टी आती है अगर पोजीशन लिक्विडेट करने में, दैट इज द लिक्विडिटी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क मतलब, हालांकि काउंटर पार्टी रिस्क जो है वो निगेट हो जाती है, निगेट बिकॉज ऑफ एक्सचेंज, वो निगेट हो जाती है एक्सचेंज के कारण। काउंटर पार्टी मतलब जिन दो लोगों ने आपस में शर्त लगाई है, फ्यूचर एफएनओ तो शर्त लगाना ही होता है, डेरिवेटिव्स तो जिन दो लोगों ने आपस में शर्त लगाई है उसमें से एक पलटी मार जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक रिस्क की बात कर रहा है, फ्यूचर्स में क्या रिस्क है? नंबर वन, डेली सेटलमेंट होता है, मार्क टू मार्केट होता है, पता है अपने को ऑलरेडी। ठीक है, मार्जिन कभी भी बढ़ाया जा सकता है अगर वोलेटिलिटी आती है, तो मार्जिन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है अपन ने। ठीक है, लिक्विडिटी इश्यूज, क्या क्या लिक्विडिटी इश्यूज हो सकते हैं? अभी जो सेम चीज समझी कि लिक्विडिटी कैन ड्राई अप, डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट ट्रेड। ऑप्शन बायर के केस में प्रीमियम का लॉस हो जाता है, तुरंत ऑप्शन खत्म हो जाएगी, इट्स अ वेस्टिंग असेट, थीटा डिके। लिखो यहां पर ऐसे, लिख लो अगर आप कहीं लिख सकते हो या बाद में अगर नोट प्रिंट करके देख रहे हो तो। ठीक है, ऑप्शन सेलर के केस में क्या होता है? अनलिमिटेड लॉस। अनलिमिटेड लॉस मतलब यहां लिखो ऐसा, अनलिमिटेड लॉस, लिखो ईट चिकन शिट एलिफेंट। ठीक है, समझिए। वोलैटिलिटी के बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये बता रहा है बस अपने को कि जब हाई वोलैटिलिटी होती है ना, ऐसे ऐसे हाई वोलैटिलिटी होती है तो बड़े बड़े प्राइस स्विंग्स आ सकते हैं, लार्ज प्राइस स्विंग्स आ सकते हैं। ठीक है, विच कुड लीड टू पार्शियल और नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। मतलब क्या होता है पता है? जैसे मान लीजिए आपने 500 पे बाय करा है, समझना 500 पे बाय करा है कि ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा है 495 का, कि अगर ये 495 आ जाए तो सौदा ऑटोमेटिकली ₹5 के नुकसान पे कट जाए। अब क्या होता है, जब स्टॉक में वोलैटिलिटी बहुत ज्यादा आती है ना, तो स्टॉक 495 आता ही नहीं है, वो 497 आएगा और 497 से सीधे 490 जंप कर जाएगा नीचे। तो जब ये प्राइस 495 का स्क्रीन पे आया ही नहीं, मतलब एक सौदा 497 में हुआ और अगला सौदा सीधे 490, वोलेटिलिटी है ना, बोले ही है आपसे। ठीक है, तो जब 495 पे स्क्रीन पे ये दिखा ही नहीं तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। समझ रहे हो आप? स्टॉप लॉस ट्रिगर तब होगा जब प्राइस, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस आ जाता है। ठीक है, तो ये इतना ही अपने को समझाया गया है। इसके कारण सिस्टम में ग्लिच आ सकते हैं, कम्युनिकेशन का फेलियर हो सकता है, सब्सटैंशियल लॉस हो सकता है। हो ही गया सब्सटैंशियल लॉस, ₹5 के लॉस, सोच रहे थे लॉस डबल हो गया अपना। आप समझ नहीं रहे, अपने को ऐसा लगता है कि तो छोटा लॉस है, ₹5 ₹10, एक शेयर नहीं ले रहे ना, लाखों में क्वांटिटी में शेयर लेते हैं ट्रेडिंग करते समय। ठीक है जी, अब आगे देखिए, रेगुलेटरी फोकस पे बात हो रही है। ये बोलता है कि जो ब्रोकर क्लाइंट की रिलेशनशिप है और सेल्स प्रैक्टिस है डेरिवेटिव्स में, इसके ऊपर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए। स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए मतलब ब्रोकर को एक रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, जिसके अंदर वो बताएगा कि क्या रिस्क है। आपको, अगर आप लोग बहुत एक्टिवली स्टॉक मार्केट में हो और अब कभी भी आप जीरोधा ओपन करते हो, ठीक है, तो आजकल है ना एक रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट कंपलसरी हो गया है। मतलब जैसे ही ओपन करते हो ना, वो लिखा हुआ दिखता है दैट डेरिवेटिव में इतना रिस्क है, इतने में से इतने लोग इतने पैसे लूज कर चुके हैं, और आप लिखते हो आई अंडरस्टैंड। जब तक आप आई अंडरस्टैंड पे क्लिक नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ेगा मामला। ठीक है, नो देयर क्लाइंट्स फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज। ठीक है, कि ये इसके अलावा
मतलब ये तो करना ही है, उनको बताना ही, उसके अलावा आपको क्लाइंट की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी पता होना चाहिए। वेरीफाई करो आप क्लाइंट की नेटवर्थ, इनकम। आपको पता है अगर एफएनओ को आपको एक्टिवेट कराना है तो आपको इनकम का प्रूफ देना पड़ता है। एंड अवॉइड रिकमेंडिंग अनसूटेबल डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट का, वो सब पूरा लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। 2023 की स्टडी ये वाला पूरा एग्जैक्टली यही आता है एज इट इज कि 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ने लूज करा है। ऑन एन एवरेज लोग 50,000 रुपए लूज करते हैं। नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट जो बना रहे हैं उसमें से 15 से 50% की ट्रेडिंग कॉस्ट है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आता है, बेसिक है। ठीक है, इट इज नॉट समथिंग विच इज ऑफ वेरी कि ये बहुत ही बड़ी चीजें हैं, कुछ ऐसी समझने में दिक्कत आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसीजर्स समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है रादर। देखो क्या होता है ना, ऐसा बोला जाता है कि हिंदुस्तान में 3 चीजें करना अलाउड नहीं है, बाकी सब कुछ अलाउड है। क्या 3 चीजें करना अलाउड नहीं है? एक, देखो ऐसा बोला जाता है कि सब कोई पीछे पड़ जाए, ईडी पीछे नहीं पड़नी चाहिए। ईडी क्योंकि अगर पीछे पड़ती है ना तो ईडी फिर जमानत नहीं होने देती, और ये जो एक्ट है ये ईडी को एब्सोल्यूट पावर देता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है, समझिए इधर पूरे के पूरे प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, रिटर्न प्रोसीजर्स है सारे के सारे, ठीक है। हर चीज की पॉलिसी बनी हुई है कि आप किस तरह के क्लाइंट को एक्सेप्ट करोगे, आप क्लाइंट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, और आप क्लाइंट के ट्रांजेक्शन्स को कैसे मॉनिटर करोगे। मतलब ये है कि अगर आप एक बैंक हो, अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी हो, अगर आप एक स्टॉक ब्रोकर हो, अगर आप एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हो, ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये इंश्योर आपको करना है कि आप सही लोगों को सिलेक्ट करो, ठीक है। आप उनका प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन लो और आप एक मैकेनिज्म बनाओ जिससे आप एक सस्पिशियस मॉनिटरिंग और ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स को पकड़ो। लाइक फॉर एग्जांपल आप एक नया अकाउंट ओपन कीजिए, सेविंग अकाउंट, और उसमें आप 25 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट कर दीजिए। नहीं हुआ है तो फिर उसके बाद और 1 करोड़ रुपए का कैश डिपॉजिट कर दीजिए। जैसे ही आप 1.25 करोड़ का कैश डिपॉजिट करेंगे, विद इन अकाउंट ओपन होते से दूसरे दिन तीसरे दिन में, ठीक है, वैसे आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा वो। कारण क्या है? उसको सस्पिशन हो गया है। सर क्या ये जबरदस्ती आरबीआई को रिपोर्ट कर सकते हैं? जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, एज पर रूल करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है क्लाइंट का ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस मतलब खोजबीन करना कि बंदा कैसा है। आइडेंटिफाई करो आइडेंटिटी क्या है क्लाइंट की, ठीक है। अंडरस्टैंड करो ओनरशिप स्ट्रक्चर और कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ क्लाइंट, बॉडी कॉर्पोरेट क्लाइंट की बात कर रहे हैं, नॉन इंडिविजुअल, ठीक है। और ऑनगोइंग मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन करो टू इंश्योर कि जो क्लाइंट की रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से कंसिस्टेंट है। मतलब जब एफएनओ एक्टिवेट करते समय इनकम बताई थी, तब इनकम बताई थी 2.5 लाख रुपए साल, ठीक है, और सौदे ले रहा है करोड़ों रुपए के, ठीक है। क्लाइंट एक्सेप्टेंस पॉलिसी मतलब किस तरह के क्लाइंट आपको एक्सेप्ट करने या नहीं करने। नो एनोनिमस और फिक्टिशियस अकाउंट, फेक अकाउंट्स, फिक्टिशियस अकाउंट्स ओपन नहीं करोगे। रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशन होगा, क्लाइंट्स को हाई हाई रिस्क क्लाइंट, मीडियम रिस्क क्लाइंट, लो रिस्क क्लाइंट की कैटेगरी में बांटोगे। इनहैंस ड्यू डिलीजेंस फॉर हाई रिस्क क्लाइंट, जो क्लाइंट हाई रिस्क है, जैसे कभी अगर आप लोन लेने जाते हो, ठीक है, तो बैंक आपसे पूछता है कि क्या आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन हो, क्या पेप हो, क्या पीईपी, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। अगर आप वो उसको टिक कर देते हो तो आप ऑटोमेटिकली हाई रिस्क क्लाइंट हो जाते हो उनके। रिफ्यूजल टू ओपन अकाउंट इफ ड्यू डिलीजेंस कैन नॉट बी कंप्लीटेड, जीरोधा कैन चूज नॉट टू ओपन योर अकाउंट, ठीक है। क्लियर गाइडलाइंस होना चाहिए ऐसे क्लाइंट के लिए जो दूसरों के बिहाफ पे काम करे। पावर ऑफ अटॉर्नी वाला केस की बात हो रही है कि अगर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी है तो उस तरह के से बिल्कुल सब सेट होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी लीगल, ठीक है। इंश्योर करना है कि क्लाइंट का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। रिस्क बेस्ड अप्रोच मतलब क्लाइंट को आप हाई और लो कैटेगरी के अंदर बांटोगे और इनहेंस ड्यू डिलीजेंस करोगे हाई रिस्क क्लाइंट का, और सिंप्लीफाइड मेजर यूज करोगे लो रिस्क क्लाइंट के ऊपर, वही बात कर रहा है, ठीक है। कौन से क्लाइंट है जिनके ऊपर आपको स्पेशल अटेंशन देना है, उनकी बात कर रहा है। देखिए नॉन रेसिडेंट्स के ऊपर, एचएनआईज के ऊपर, ट्रस्ट, चैरिटी, एनजीओ, काला पैसा पूरा, कंपनीज विद फैमिली ओनरशिप, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन ऑफ फॉरेन ओरिजिन, क्लाइंट विद हाई रिस्क कंट्रीज, अफगानिस्तान का क्लाइंट है, नॉन फेस टू फेस क्लाइंट जिनसे आप दूर हो, ठीक है, क्लाइंट विद
डबियस रेपुटेशन, रेपुटेशन बहुत खराब है, डूबियस रेपुटेशन, डबियस रेपुटेशन, वॉट एवर इट इज, ठीक है। क्लाइंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या प्रोसीजर यूज करोगे? केवाईसी यूज करोगे, ठीक है, केवाईसी यूज करोगे टू अंडरस्टैंड अलग अलग स्टेजेस के ऊपर, मतलब ऐसे अलग अलग स्टेजेस पे तो होता नहीं है, एक बार इंश्योर कर देते हैं, ठीक है। या तो इंटरमीडिएटरी के थ्रू करोगे, मतलब या तो खुद वेरीफाई करोगे या किसी और के थ्रू करोगे, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन फॉर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लेना है? लीगल नाम, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। अगर कंपनी है तो कंपनी का नाम, कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल। अब क्या करना है पढ़ के ये सब, मतलब लिटरली इन्हें कोई एग्जाम में पूछने लायक चीज भी नहीं है, और ये याद रखने वाली बात थोड़ा ना, अपने को कोई बैठ के क्लर्क का काम थोड़ा ना करना है। मेरा काम तो एनालिस्ट बनना है फ्यूचर में जाके, समझ रहे हो? ये काम थोड़ा ना करूंगा मैं कि मैं एक एक कर, पढ़ा जा सकता है ना ये, अगर आप याद करोगे तो इससे आपकी स्किल सेट के अंदर कोई इंक्रीमेंट या कोई नॉलेज बेस थोड़ा ना बढ़ेगा। इन पर्सन वेरिफिकेशन मतलब ऐसा नहीं कि नौकर के हाथों कागज भेज के, डॉक्यूमेंट भेज के और वो ओके करवा रहा है पूरा का पूरा, आपको एक बार तो जाके मिलना पड़ेगा उससे। सर मेरा क्लाइंट तो, मेरा जो क्लाइंट है वो तो यूएस में बैठा है, तो ऑनलाइन मिल ले भाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ले, ई केवाईसी कर ले, डिजी लॉकर कर ले, ये लिखा हुआ है पूरा ई केवाईसी का प्रोसेस, बहुत सिंपल है, ठीक है। यूनिक क्लाइंट कोड लगाना है, बहुत सिंपल दिया हुआ है ये, एवरीथिंग इज सुपर सिंपल ओवर हियर। क्या मैकेनिज्म है, क्या ग्रेवियंस मैकेनिज्म है, ठीक है। ग्रेवियंस मैकेनिज्म मतलब अगर इन्वेस्टर को कोई परेशानी हो रही है तो उसकी प्रोसेस क्या, आप पढ़ो तो सही एक बार पूरा का पूरा, कि क्या क्या चीजें सेट होती है, कहां पर कैसे कंप्लेन होती है, क्या कंप्लेन नहीं होती है। आप लोग बोलते हो ना कि आपको इतना नॉलेज कैसे, अरे भाई पढ़ते हैं तब आता है यार, ठीक है। ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई 15 16 20 मिनट 25 मिनट फटफट फटफट बोल के आगे निकल जाऊंगा और उतने में पढ़ के आप एग्जाम पास कर लोगे, ऐसा नहीं। देखो 17 पेज के नोट्स हैं, अब 17 पेज भी अगर पढ़ने में प्राण आ रहे हैं आपके तो कुछ नहीं कर सकते भाई फिर तो, ठीक है ना। कंप्लेन, क्या क्या कंप्लेन है जिनके नेचर की, मेरे को डॉक्यूमेंट नहीं मिले, मेरे को मार्जिन डिपॉजिट, कुछ अनऑथराइज्ड ट्रेड एग्जीक्यूशन, ठीक है, इस तरह की चीजें, ठीक है। कौन सी कंप्लेन हैंडल हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है। आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन मतलब बीच बचाव में आ जाते हैं, ठीक है। सेबी का एक कंप्लेंट्स रिड्रेस, रिड्रेसल सिस्टम है, रादर स्कोर्स करके। आप सीधे सेबी में कोई भी कंप्लेन करना है तो आप इस नंबर पे जाके, लिंक पे जाके कर सकते हैं, scores.sebi.gov.in, scores.gov.in, ठीक है। डूज और डोंट्स क्या है जनरली, जैसे डूज क्या बताया गया है कि हमेशा सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ करो, सारे की सारे एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट्स की कॉपी कलेक्ट करो, अब यही सब चीजें हैं यार, और क्या, दैट्स इट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब इट इज़ नॉट समथिंग जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी है, या कोई ऐसा है जो बहुत डिफिकल्ट है। यार देखो, अगर आपने यहाँ तक बैठ के देख लिया है, मतलब मेरा पूरा NISM 8 का सीरीज देखा है, तो प्लीज़ यार, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, अब जेन्युइनली मुझे कमेंट में फीडबैक देना, और आप बताना कि आप अगला क्या देखना चाहते हो, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर अलाइन हो पाती है चीज़ें तो हम वही लेके आएँ जो आप देखना चाह रहे हो, ठीक है। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। अच्छे से पढ़ो, एग्जाम दो, और अगर एग्जाम पास हो गया तो मेरे को इस वीडियो के नीचे आके ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।